हेलो एवरीवन, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ट्राइबल डीकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। ये हमारा चैप्टर का नाम है भाई साहब। ठीक है, तो इसको आज हम पूरा कंप्लीट कर देंगे भाई साहब वन शॉट में। और आज हम कुछ इधर के उधर के बात नहीं करें क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। और आपके आज ये जो लेक्चर है टू द पॉइंट होने वाला है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए भाई साहब, एक नया फीचर क्या आया है भाई साहब। अच्छा ठीक है, देखिए जो ट्राइब्स और जो रिचुअल्स थे, ठीक, जो ट्राइब्स थे और जो रिचुअल्स थे, ट्राइब्स और रिचुअल्स, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं ट्राइब के। देखिए बहुत सारे ट्राइब्स को अपने कस्टम रिचुअल्स होते हैं और कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारे ब्राह्मण्स के द्वारा लीड किया जा रहा था, यानी बहुत सारे ब्राह्मण्स उनको डील कर रहे थे। देखिए ब्राह्मण्स को माना जाता है आर द टॉप मोस्ट कैटेगरी ऑफ जात। एक सोसाइटी में सबसे टॉप मोस्ट लेवल में एक ब्राह्मण्स रहते हैं और उनके द्वारा बहुत सारे रिचुअल्स किया आता है और धर्म किए जाते हैं, बहुत सारे अदर अदर कस्टम रिचुअल्स किए जाते हैं और उनको थोड़े से ऊपर मानते हैं। देखिए 1870s में क्या होता है, बिरसा का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? बिरसा का। बिरसा का जन्म होता है मुंडस की फैमिली में। मुंडस एक ट्राइबल ग्रुप है, वहाँ उनका जन्म होता है कहाँ पर? छोटनागपुर रीजन पर। और उन्होंने क्या किया था, देखिए ब्रिटिशर्स द्वारा, ब्रिटिशर्स के गवर्नमेंट को, ब्रिटिशर के सरकार को वो अपोज करते थे। कौन? बिरसा मुंडा। क्यों करते थे? कारण क्या था? करने का तात्पर्य क्या था? तात्पर्य यह था कि देखिए वो चाहते थे, वो जो कार्य करते थे यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, यानी जो ब्रिटिशर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, जो रूल्स और रेगुलेशन करते थे, वो उनके वो खिलाफ थे। कौन थे? बिरसा मुंडा थे। तो इसलिए उन्होंने रिवोल्ट किया यानी रिवोल्यूशन किया, यानी उनको अपोज किया 1895 में। कब तक किया? 900 तक। यानी 1895 से लेकर उस आदमी ने 1900 तक अपना रिवोल्यूशन लगा, जब तक यानी मरने दम तक उसने क्या किया? रिवोल्ट किया यानी अपोज किया। ठीक है, क्लियर है? चीज़ें क्लियर है? ठीक है, आइए। हाउ डिड अ ट्राइबल ग्रुप लिव्स? ट्राइबल्स कैसे रहते? देखिए ट्राइबल्स 19th सेंचुरी के दौरान इंडिया के अलग अलग प्रांत में रहते थे, यानी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में वो रहते थे। और उनके वेराइटीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ है, यानी बहुत अलग अलग काम में वो क्या थे? निपुण थे, यानी उनमें काबिल थे। बहुत अलग अलग काम में वो मास्टर थे, जैसे कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गया, हार्डिंग हो गया, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्शन होगा, ये सारे। अब जानते हैं झूम कल्टीवेशन क्या है भाई साहब। झूम कल्टीवेशन क्या है? देखिए झूम कल्टीवेशन को क्या क्या आता है। झूम कल्टीवेशन अगर आपको समझना है तो इसका मतलब है, झूम कल्टीवेशन को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, जिसको बहुत छोटे पीस ऑफ लैंड में क्या आता है, मोस्टली इन फॉरेस्ट में क्या आ जाता है, इसको बेवार नाम से, यानी झूम कल्टीवेशन को हम बेवार नाम से जानते हैं और इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश में। यानी मध्य प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर झूम कल्टीवेशन को बेवार नाम से जानते हैं। और यहाँ पर कल्टीवेटर्स क्या करते हैं, ट्री ट्रॉप्स, जो ट्री के ऊपर वाला हिस्सा है उसको पहले काट देते हैं। क्यों काटते हैं? अगर वो ट्री के ऊपर वाले इसको काट दें, जिससे क्या होगा, तो सन की लाइट यानी सन का किरण, सन की रोशनी जो कि ग्राउंड तक पहुँचेगी। और क्या होगा, और वो क्या करते हैं, जब ऐसा हो जाता है फिर वो क्या करते हैं, उस लैंड में क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, इसको उस लैंड को जला देते हैं। क्यों? उसको जलाने के बाद उसमें जो घास फास होंगे जल जाएंगे, जलने को वो क्या करेंगे, वहाँ पर जलने के बाद वो वेजिटेशन करेंगे और कल्टीवेशन करेंगे। ठीक, देखिए वंस द कॉर्प इज रेडी हार्वेस्टेड दे मूव टू अनदर फील्ड एंड लेव द हैलो लैंड फॉर सेवरल। देखिए क्या होता है, इस चीज़ को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझना पड़ेगा भाई साहब। ये एक लैंड है, मान लो ये एक लैंड है, ये एक लैंड है, ठीक है, ये एक छोटा सा लैंड है, ठीक, ये एक छोटा सा लैंड है। यहाँ पर मैंने पहले क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले पेड़ थे, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे। सबसे पहले मैंने क्या किया, इन पेड़ों को काटा। मैंने क्या किया, इन पेड़ों को काट दिया। मैंने इस प्रकार से इन पेड़ों को मैंने ऐसे काट दिया, ठीक, ऐसे काट दिया, ठीक, ऐसे काट दिया, काट दिया कि नहीं? मैंने इन पेड़ों को भाई साहब काटा। क्या किया मैंने, इन पेड़ों को से काट दिया। ठीक, तो पेड़ों को मैंने हटा दिया। क्यों? क्योंकि जो सन की रोशनी है, जो सनलाइट है, वो सनलाइट क्या हो सके, वो यहाँ पहुँच सके, सनलाइट क्या हो सके, वहाँ पहुँच सके। ठीक, क्लियर? ठीक है,
पहुंच सके। फिर मैंने क्या, इस एरिया को जलाया, इस एरिया को मैंने जलाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फालतू एगड़ वेगड़ जो कल्टीवेशन है वो क्या होगा, जल जाएगा। तो इस लैंड को मैंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। किसके लिए? अपना कल्टीवेशन के लिए। ठीक। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पर अपने क्रॉप्स लगाए हैं, मैंने अपने क्रॉप्स लगाए। ठीक, मैंने अपना क्रॉप्स लगाया, मुझे जो लगाना था मैंने लगाया। फिर लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, फिर इसको जला दूंगा, फिर इसको जला दूंगा। ठीक। फिर इसी सेम प्रोसेस को किसी एक और जगह में करूँगा, इसी सेम प्रोसेस को मैं किसी एक और जगह जाके करूँगा। यानी अगर एक बार अगर एक बार क्या हुआ, अगर आपने एक बार क्या किया, अगर आपने एक बार कल्टीवेशन कहीं झूम कल्टीवेशन कर दिया, तो मान लो वो जो लैंड पे जहाँ पर झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस हुआ है वो लैंड क्या हुआ, बेकार होगा। यानी आपने अगर एक बार झूम कल्टीवेशन वहाँ कर दिया तो वो लैंड गया। और क्या होता है वहाँ पर, वो जो ये जो मेथड है, प्रिमिटिव मेथड ऑफ कल्टीवेशन, यानी पुराना मेथड है कल्टीवेशन का। ठीक है, देखिए सॉम हंटरर्स एंड गैदरर्स, बहुत हंटरर्स होते हैं और गैदरर्स होते हैं। देखिए जो हंटर और गैदरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स की हंटिंग करते हैं और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी फॉरेस्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, लीफ, टिम्बर्स और फ्रूट्स, इनका कलेक्शन करते हैं। ठीक। देखिए जो खोडोस थे, खोडोस क्या है, एक हंटर्स और गैदरर की सोसाइटी है और एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है जो कि उड़ीसा के जंगलों में रहते हैं। और देखिए वो क्या करते हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट श्रब्स और हर्ब्स, फॉरेस्ट में जो श्रब्स और हर्ब्स, श्रब्स क्या होते हैं, श्रब्स होते हैं मिडिल साइज ट्रीज, जो मिझले मझिए वर्ग के जो पेड़ होते हैं वो होते हैं श्रब्स। हर्ब्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, छोटे छोटे पेड़, उनको हर्ब्स कहता है। उनको यूज़ करते हैं मेडिकल पर्पस के लिए। और ये जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि टिम्बर हो गया, फल हो गए, पत्ते हो गए, इनको क्या करते हैं, बेचते हैं कहाँ पर, लोकल मार्केट से, और उसी से ही वो गुजारा करते हैं। जो बाइगर्स है, बाइगर्स क्या है, एक हंटर और गैदरर्स की सोसाइटी है जो कि इंडिया के सेंटर में रहते हैं, जो कि अपने काम को बहुत बढ़िया से करते हैं। देखिए ट्राइबल पीपल्स को क्या करता है, ट्राइबल पीपल्स कुछ चीज़ें मार्केट से खरीदते हैं, कुछ चीज़ों को सेल करते हैं, क्योंकि उनके लोकेलिटी में जो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होती। देखिए जंगल में तो हर चीज़ नहीं मिलेगा, बट जो जंगल से मिल जाता है वो उसको खरीदते नहीं है, जो नहीं मिलता उसको खरीदते हैं। देखिए ये बेसिकली जो ये जो ट्राइबल्स ग्रुप्स है, ये ज़्यादातर किस पे को डिपेंडेंट है, ज़्यादातर ट्रेडर्स के ऊपर और मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए मनी लेंडर्स क्या करते हैं, कुछ पैसे लेते हैं और ट्रेडर्स से लोन लेते हैं, इस प्रकार से अपना गुजारा करते हैं। ट्राइबल्स बेसिकली डिपेंड करते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम यानी आप दुकान में गए, आपने 1 किलो चावल खरीदा और बदले में उस आदमी को, दुकानदार को, आपने 1 किलो चावल का पैसा दे दिया। बट बार्टर सिस्टम में क्या होता है, अगर आपको 1 किलो चावल चाहिए किसी आदमी से, तो आप उससे 1 किलो चावल दे के उसे 1 किलो गेहूँ दे सकते हो। दिस इज द थिंग, यानी सामान की अगला बदली होती है बेसिकली। आजकल हम क्या करते हैं, सामान के बदले पैसा देते हैं, बट पहले क्या होता था, आपको यह सामान चाहिए तो आप मुझे ये सामान दे दो, आपको मैं ये दे दूंगा। यानी अगर आपको 2 किलो सेव चाहिए तो आप मुझे 1 किलो आम दे दो तो मैं आपको ये दे दूंगा। तो इस प्रकार से चीज़ें होती थी, यानी आप अपना सामान मुझे दे दो, मैं अपना सामान आपको दूंगा, बस काम खत्म। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए सॉम हेडेड एनिमल्स। सॉम हेडेड एनिमल्स, देखो भाई साहब, सॉम हेडेड एनिमल्स। देखिए बहुत सारे जो एनिमल्स, जो ट्राइबल्स ग्रुप्स होते हैं वो अपने साथ एनिमल्स रखते थे। जैसे कैटल हो गया, गाय हो गया, काऊ, जिसको हम काऊ कहते हैं उसको गाय भी कहते हैं, और बहुत सारे अदर्स, शिप भी रखते थे, बहुत सारे अदर एनिमल्स रखते थे। यानी बहुत सारे अदर एनिमल्स की हेडिंग और रियरिंग करते, यानी उनको अपने पास पालते थे और गैदर करते थे फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक। फिर क्या है भाई साहब, देखिए जहाँ जहाँ ये मूव करते थे, जो ट्राइबल्स हैं, ये जहाँ जहाँ मूव करते थे वहाँ वह अपने कैटल्स को और शिप को वहाँ लेते थे। यानी वो सीज़न के अनुसार मूव करते थे। देखिए आज गर्मी है तो कल सर्दी आएगी, अगले दिन बारिश आ जाएगी, तो उसी के बेसिस पर वो अपने एनिमल्स को रखते थे और उसी के बेसिस पर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ठीक।
देखिए जो बन गुजरस है, जो बन गुजरस है पंजाब हिल के, जो लवादीज है आंध्र प्रदेश के, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली कैटल हेडर्स है। ये क्या है, ये कैटल हेडर्स है। ठीक, क्लियर, ये क्या है, कैटल हेडर्स है। द गादीज ऑफ कुल्लू वेर शेफर्ड, जो गादीज है कुल्लू के वो शेफर्ड्स हैं। ठीक, और जो बरकवाल है कश्मीर के वो गोट को रखते हैं। ये अलग अलग ट्राइब्स क्या क्या रखते हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो वन गुजरस और हिल के हैं और जो लवादीज और आंध्र प्रदेश के वो कैटल रखते थे। गादीज रखते थे शेफ, गादी को शेफर्ड कहा था क्योंकि बकरी रखते थे। और बरकवाल और कश्मीर जो कि गोट रखते थे। जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने कुछ लॉज फॉरेस्ट के ऊपर रखा और कहा कि आप ऐसे बेकार की चीज़ें ट्राइबल लोग जो करते हैं फॉरेस्ट के अंदर, जो कि फॉरेस्ट प्रॉपर्टी को उनको लगा कि हालांकि ट्राइबल्स ऐसा कुछ नहीं करते, पर उन्होंने लगा कि ट्राइबल्स डिस्ट्रॉइंग दिस थिंग्स, तो उन्होंने कुछ लॉज एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट किया फॉरेस्ट के ऊपर। ठीक है, देखो सॉम टू सेटल्ड कल्टिवेशन, इन्होंने क्या कि हम बार बार इधर से उधर नहीं जा पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम एक जगह पूरी तरह से सेटल हो जाएंगे, वहीं कल्टीवेशन करेंगे। उन्होंने सोचा कि हम बार बार हर जगह घूमने के अलावा हम एक ही जगह पर सेटल हो जाएं और वहीं पर अपना काम करें। ठीक, उन्होंने बंद कर दिया एक जगह से दूसरी जगह जाना। उन्होंने सोचा कि वो एक ही जगह रहेंगे और उनको एक ही जगह रहने की एक राइट मिल जाए, एक अधिकार मिल जाए। कुछ ट्राइब ऐसे थे मुंडास जिन्होंने कंसीडर किया कि ये जो लैंड हमारा है, यानी वो इस लैंड में आके रह गए और कहा कि ये लैंड हमारा है और इसका अधिकार हमें दे दो कि भाई साहब ये लैंड हमारा हो गया, और कहा कि ये लैंड हमारा है पूरा। और ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने देखा कि ये जो ग्रुप है गोंडोज और सांतलस, ये क्या कर रहे हैं, ज़्यादा सिविलाइज्ड हो रहे हैं हंटर और गैदरर से और शिफ्टिंग कल्टीवेटर। देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को बार बार मूव करना पड़ता था, हंटर और गैदरर्स को भी बार बार मूव करना पड़ता, बट गोंडोस और संतलस क्या कर रहे थे, वो ज़्यादा सिविलाइज्ड हो रहे थे, यानी एक ही जगह रहकर खाना पीना सब कुछ कर रहे थे, यानी एक ही जगह रह रहे थे, ज़्यादा घूमना फिरना में धार नहीं दे रहे थे। फिर क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे एक्सट्रैक्शन ऑफ ह्यूज रेवेन्यू वन डन फ्रॉम ट्राइबल्स एंड इन केस ऑफ नॉन पेमेंट रेवेन्यू फ्रॉम लैंड्स वर टेकन, इट इज अ रीजन ऑफ डिस्प्यूट। देखिए जब वो एक लैंड में रहने लगे, उनका एक परमानेंट हाउस होने लगा, जिससे क्या हुआ, उस परमानेंट हाउस के कारण क्या हुआ, ये हुआ कि उनसे ब्रिटिशर्स ने कुछ रेवेन्यू जनरेट किया, कुछ पैसा जनरेट करने की कोशिश की, और जो नहीं दे पाएगा तो फंसेगा, तो वही प्रॉब्लम हुआ। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बारी किसकी आई, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसकी बारी आई। देखिए जो कॉलोनियल रूल था उसने कैसे अफेक्ट किया ट्राइबल्स के लाइफ में। देखिए जब ट्राइबल्स के लाइफ में बहुत चेंज आए ब्रिटिश रूल के कारण, क्योंकि क्या हुआ, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए। ठीक, और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आया उनके ट्रेडिशनल राइट के ऊपर, यानी तो ट्राइबल्स के अपने अधिकार के ऊपर, अपने रिचुअल्स के ऊपर आया। यानी हम अपने कल्चर, अपने धर्म को क्या हम उनको खुलेआम यह नहीं कर सकते, उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको कर नहीं सकते। तो यही चीज़ ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया उन फॉरेस्ट में कुछ लॉज एंड रेगुलेशन को लगा के, जो कि उनके ट्रेडिशन में कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा था। व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ, ट्राइबल के जो चीफ थे, जो हेड थे, उनको क्या हुआ, जैसे ही ब्रिटिश के अराइवल से बिफोर, यानी ब्रिटिश आने से पहले क्या था, जो ट्राइबल चीफ थी एंजॉयड इकोनॉमिक पावर। ट्राइबल चीफ के पास सबसे ज़्यादा पैसा था, एक इकोनॉमिक पावर था, और उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन और पूरे टेरिटोरीज को कंट्रोल करने की पावर थी। यानी पूरे ट्राइबल ग्रुप को कंट्रोल करने का पावर किसके पास था, ट्राइबल चीफ के पास था। और जब ब्रिटिश रूल आई तब उनके पास जो फंक्शन था और जो ताकत था, यानी जो पावर था ट्राइबल चीफ के पास, उसको चेंज कर दिया गया। ठीक, चेंज कर दिया गया और अलाउड किया लैंड टाइटल्स, उसको मात्र एक नाम मात्र का टाइटल दे दिया। यानी जो ट्राइबल चीफ था, जो कि एक बहुत पावरफुल पोजीशन हुआ करता था, जब ब्रिटिशर्स आए तब वो जो रूल था, जो पोजीशन था, वो बिल्कुल क्या हो गया, सिंपली एक टाइटल बन के रहेगा, सिंपली ओनली ए पोजीशन बन के रहेगा, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स था वो तो चला गया ब्रिटिशर्स के पास, जो एडमिनिस्ट्रेशन राइट था वो फोर्सफुली ब्रिटिशर्स ले गए, और जो रूल बनाया करते ब्रिटिशर्स, उनको वो एनफोर्समेंट लेने फोर्सफुली ट्राइबल के ऊपर दबाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में प्रॉब्लम्स आने लगे। क्या होने लगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन में,
देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स अनकंफर्टेबल बन गए, यानी उनको अच्छा नहीं लग रहा था शिफ्टिंग कल्टीवेशन के साथ, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या हो रहा था, वो एक नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे कुछ लोगों के ऊपर, क्योंकि लोग बार बार मूव कर रहे थे। मान लो ये क्लास चल रही है, इस क्लास में 10 लोग बैठे हैं या 20 लोग बैठे हैं, टीचर क्या करेगा, टीचर इन 20 के ऊपर कंट्रोल तब कर पाएगा जो 20 के 20 अगर चुपचाप बैठे होंगे, तब उनको पे कंट्रोल। अगर ये 20 के 20 क्लासरूम में इधर से तो भागने लगे तो टीचर एक इंसान क्या करेगा, कुछ तो नहीं कर पाएगा। दैट्स द प्रॉब्लम। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि उनसे एक रेगुलर इनकम आए, यानी वो हर महीने उनको कुछ पैसा दे, कौन, ट्राइबल्स। और इसलिए उन्होंने लैंड सेटलमेंट यूज़ किया। उन्होंने कहा कि आप परमानेंट घर रह लो और इस घर में रहने के बाद आप हमें कुछ कुछ ना कुछ देना रहना। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, झूम कल्टीवेशन करो बट एक सटल वे में करो, यानी एक ही जगह में करो। और ये जो चीज़ है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बढ़िया से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होने लगा। क्यों नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में क्यों होने लगा, क्यों नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादातर लोग झूम कल्टीवेशन नहीं कर रहे थे, तो इसलिए बहुत सारे लैंड खाली थे, तो इसलिए वहाँ पर सेटलमेंट परमानेंट कल्टीवेशन की शुरुआत होने लगी। आफ्टर फेसिंग वाइड मच प्रोटेस्ट, ब्रिटिशर हैड अलाउड देम टू राइट टू कैरी द सिस्टम बटन सॉम्पर। देखिए हालांकि हर लोग तो नहीं मना करेंगे ना, कुछ लोग वहाँ से निकले अपोज के, हमें झूम कल्टीवेशन करना ही कर रहा है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया, रिबेल्ट किया। किसका रिबेल्ट किया, किसका भाई साहब, ब्रिटिशर्स का। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने मजबूर में क्या किया, भाई साहब तुम करो, तुम्हारी इच्छा, तुम करना है करो। मोस्ट ऑफ द पार्ट और सेंट्रल पार्ट्स में क्या हुआ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रोहिबिट किया गया, सेंट्रल पार्ट में पूरी तरह से बंद कर दिया गया, और लैंड को कहा कि आप लैंड को सिर्फ कल्टीवेशन के लिए यूज़ करो, ना कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो लैंड है वो खराब हो रहा है। फॉरेस्ट लॉ, उसका इम्पैक्ट क्या है देख लो, वही और कम है, ख़त्म हो जाएगा। फॉरेस्ट लॉ एंड इम्पैक्ट, देखिए फॉरेस्ट लॉ से क्या होता है, फॉरेस्ट लॉ से क्या होता है, फॉरेस्ट लॉ से यह होता है कि जो फॉरेस्ट लॉ से जो लाइफ है ट्राइबल्स का, वो डायरेक्टली कनेक्टेड था फॉरेस्ट से। अगर ट्राइबल्स को जो लाइफ है वो फॉरेस्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और अगर ब्रिटिशर्स अपना कंट्रोल फॉरेस्ट के ऊपर कर लेंगे तो इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि वो अपना रिचुअल्स और अपने ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। वो उन्होंने क्या क्या रिजर्व्ड फॉरेस्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ट्राइबल्स थे जो कि पहले टिम्बर यूज़ करते थे और टिम्बर अब प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, उन्होंने क्या किया, अब फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया। रिजर्व करना यानी कि वो फॉरेस्ट को अब ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल के अंदर ले लेंगे, ठीक। और इससे क्या हुआ, उनके ऊपर प्रॉब्लम आया, और इससे एक ब्रिटिशर्स को फ़ायदा ये होगा कि वो अपने हिसाब से लेबर लगाएंगे, एंड ब्रिटिशर्स अपने लोगों को जाके वहाँ पर काम कराएंगे और विथ लो वेजेस, यानी कम पैसे में। रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता है, पीपल्स को अपने, देखिए ट्राइबल्स पहले फ्री और फ्रीडम यानी आज़ादी से क्या करते थे, बढ़िया से फॉरेस्ट का जो चीज़ मन में आता था उसको उठा लेते थे, काम करते। बट अब ब्रिटिशर्स के रूल्स के बाद क्या हुआ, वो अपना जो फ्रीडम फॉरेस्ट में जो करते थे वो अब नहीं कर पाएंगे। दे कैन नॉट मूव फ्रीली एंड प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन। अब वो झूम कल्टीवेशन फॉरेस्ट के अंदर नहीं कर पाएंगे। इससे क्या हुआ, बहुत ट्राइबल का सर्वाइवल के ऊपर इम्पैक्ट आया, यानी वो उनका जीवित रहने का जरिया के ऊपर क्या हावी था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे फॉरेस्ट के ऊपर, ठीक। ये जो कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ था, इससे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन का रास्ता निकल गया, यानी एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन, यानी बहुत बड़ा रिवोल्यूशन की तरफ एक रास्ता निकल रहा था कि बहुत आगे एक बड़ा रिवोल्ट होने वाला है, ठीक। द प्रॉब्लम विथ ट्रेड, ट्रेड के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम ये आया कि 19th सेंचुरी के दौरान क्या आया, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे जो कि ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स को क्या करते थे, फॉरेस्ट मारने देते थे और उनसे कुछ लोन्स लेते थे। कौन कौन लोन देता था, किसको, ट्रेडर्स और मनी लेंडर लोन देते थे ट्राइबल ग्रुप्स को, और उनको कहते थे कि आप हमें महीने भर पैसे दो। जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे वो पैसे नहीं देने पाते थे, तो पैसा ना देने के कारण वो एक कर्ज में डूब जाते थे। कौन कर्ज में डूब जाता था, कर्ज में ट्राइबल लोग डूब जाते थे, क्योंकि वो पैसा रेगुलरली नहीं दे पा रहे थे। इंडियन सिल्क की बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में 18th सेंचुरी के दौरान। जो सांतल थे हाजिक बार के, वो क्या थे, कुकुन्स। कुकुन से क्या बनता है भाई साहब, बताओ, कमेंट करो था, कुकुन से क्या बनता है। वो रियर करते थे कुकुन्स को, और उसी कुकुन को क्या करते थे, उसी कुकुन जो कुकुन बनाते थे वो क्या करते थे, एक प्रकार का लोन लेते थे ट्राइडर्स और मनलैंडर से, और क्या करते थे, ट्राइबल ग्रुप्स को पैसा देते। बट धीरे धीरे जब ट्राइबल ग्रुप्स पैसा नहीं दे पाते थे, वो क्या करते थे, उनके जगह पर
हड़प लेते थे उनकी जगह को और कोकोन कलेक्शन खुद कर लेते थे। जब कोकोनट वेयर एक्सपर्ट टू बुरडान और गया और बुरडान में कोकोनट को एक्सपेक्ट किया गया और 5 टाइम आर्ट प्राइस। भाई साहब यहाँ पर कम पैसे में, देखिए जो ब्रिटिशर्स का कॉन्सेप्ट क्या था कि यहाँ पर वो चीज़ों को कम पैसे में खरीदेंगे और बाहर के जगह पर बहुत दाम में बेचेंगे। अगर ब्रिटिशर्स इंडिया से कोई चीज़ को 50 रुपये में ख़रीदते हैं तो बाहर जाके 1200 रुपये में बेचते थे, 1200, या फिर इसका 5 गुना यानी 250 रुपये में, यानी एक का 5 गुना के पैसे में वो बेचते थे। कौन? ब्रिटिशर्स। इसलिए क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि बहुत सारे डिफरेंट क्रॉप्स जो कि ट्राइबल्स के द्वारा करे जाते थे वो धीरे धीरे बंद होने लगे, क्योंकि उनका सर्वाइवल में प्रॉब्लम आने लगा। यानी उनका सर्वाइवल, यानी उनका जीवित रहने का जरिया में प्रॉब्लम आने लगा। वो कैसे क्या करेंगे भाई साहब, पैसा तो है नहीं, ये प्रॉब्लम आने लगा। तो वो क्या करेंगे भाई साहब, अगर चीज़ें नहीं हैं तो वो क्या करेंगे, वो काम की तलाश में घूमे। तो इसलिए जो ट्राइबल्स थे वो धीरे धीरे अपने घर से दूर जाने लगे काम की तलाश में। बहुत सारे ट्राइबल्स को काम मिला बहुत जगह पर, जैसे कि ट्री प्लांटेशन में, कोयले के खदान में, बट बहुत कम पैसे में। बट तब भी वो अपने घर नहीं आना चाहते थे, क्योंकि कम पैसे मिले बट मिले ज़रूर। एक क्लोज़र लुक देखते हैं। एक क्लोज़र लुक क्या है, देखिए धीरे धीरे ट्राइबल्स के अंदर आग जलने लगी कि भाई साहब हम रेवोल्यूशन करेंगे, रेवोल्यूशन करेंगे। तो वो क्या करने लगे, रेवोल्यूशन करने लगे। रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुआ, हम आगे पढ़ते हैं। देखिए धीरे धीरे लॉज में चेंजेस आने के कारण, धीरे धीरे एक्सप्लोटेशन आने के कारण क्या आने लगा, ट्राइबल्स का वो जो जॉब था वो भी धीरे धीरे जाने लगा। कुछ रहे कुछ चले गए। तो इसलिए उन्होंने एक रेवोल्यूशन करना चाहा कि हमें अपना फॉरेस्ट वापस चाहिए। ऑफस्प्रिंग की बात करते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आया बनता है, 1 मार्क का क्वेश्चन। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी पड़े, 1 मार्क का क्वेश्चन यहीं से ही बनता है। देखिए कोलोज ऑफस्प्रिंग 1831 to 832, सांतलस ऑफस्प्रिंग 1855, मुंडस ऑफस्प्रिंग 1895 900, बट्टस ऑफस्प्रिंग 900। अब बात करते हैं बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा एक बहुत बड़े लीडरशिप के अंदर वो एक आंदोलन शुरू करते हैं जो कि एक बिरसा मुंडा के अंडरशिप लीडरशिप में होता है। ब्रिटिश ऑफिशियल बहुत वरी होते हैं, यानी बहुत उनको लगता है भाई साहब क्या होने वाला है, लगता है डर लगता है बिरसा मुंडा को देख, क्योंकि बिरसा ने आंदोलन लॉन्च कर दिया था। क्या लॉन्च किया था उन्होंने, कहा था जो मिशनरीज़ हैं, जो मॉनलैंडर्स हैं, जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स, ब्राह्मण्स और जो गवर्नमेंट है, इनको क्या करेंगे, इनको भाई साहब इनके ऊपर एक बढ़िया सा प्रहार करेंगे, एक रिवोल्यूशन करेंगे। और उन्होंने अपना मुंडा राज सेट किया, मुंडा राज, क्योंकि मुंडा ट्राइबल ग्रुप्स थे इसलिए उन्होंने मुंडा राज लॉन्च किया और बिरसा मुंडा इसके लीड में थे, इसके सबसे आगे थे। 1895 में बिरसा मुंडा को अरेस्ट किया जाता है। फिर उनको 1897 में क्या कहता है, रिलीज़ किया आता है। और रिलीज़ करने के तुरंत बाद ही वो क्या करते हैं, अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको गैदर करते हैं और फिर से रेवोल्यूशन को शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे पीपल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि एक डिकूज थे और जो यूरोपियंस थे। रावण, उन्होंने रावण, देखिए रावण कौन थे, राम ने जिसको मारा था वो रावण थे। राम ने किसको मारा था, रावण को। बट इस चैप्टर में जो ट्राइबल्स थे उनके लिए रावण कौन थे, डिकूज थे। कौन थे, डिकूज। जो डिकूज कौन थे, यूरोपियंस थे, यानी ब्रिटिशर्स थे, वो डिकूज थे। उनको मारा किसने, ट्राइबल ने। और किसकी शुरुआत की, गोल्डन एरा की, यानी गोल्डन एज की। एक किंगडम बनाया गया बिरसा मुंडा के अंडरशिप के अंदर, सॉरी लीडरशिप के अंदर। और भाई साहब क्या हुआ, बट 900 में बिरसा मुंडा एक डिजीज़ में मर जाते हैं, एक रोग में मर जाता है, जिस रोग का नाम है कोलेरा। और वो मूवमेंट बंद हुआ था, यानी बिरसा मुंडा के साथ साथ उनका मूवमेंट बंद होता है, कोई उसको कंटिन्यू नहीं करता है। इफेक्ट क्या रहता है भाई साहब, इफेक्ट क्या रहता है ऑफस्प्रिंग का, क्या रहता है इफेक्ट, क्या रहता है। लॉ को जब बिरसा मुंडा चले गए तब क्या हुआ, बिरसा मुंडा के बाद कोई ऐसा रेवोल्यूशन वाला था नहीं, तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स फिर से हावी पड़ गए और उन्होंने लॉ को स्ट्रिक्ट बना दिया, फिर से ट्राइबल को प्रॉब्लम होने लगा। और इससे क्या हुआ, ट्राइबल्स की जो पावर्स थी और जो फाइट फॉर द राइट्स वो कहीं चला गया। बट धीरे धीरे ट्राइबल्स लोग थे फिर यूनाइट लगने लगे और फिर से उन्होंने रेवोल्यूशन की शुरुआत की। ये चैप्टर इसी प्रकार से चलता है, पर ये चैप्टर हमारे यहाँ पर कंप्लीट है। इससे क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क का।
3 मार्क का भी आता है और कभी कभी 5 मार्क का। देखिए एग्जाम में अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क का आएगा, 1 मार्क का मस्ट 3 आ सकता है या 5, इनमें से कोई एक। तो ये लेक्चर खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।